पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर इंदौर से जुड़ी आज की पहली बड़ी खबर। इंदौर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर प्राचीन वीर अलीजा सरकार मंदिर से इस वर्ष भी भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभु 18 फीट ऊंचे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। चांदी के विग्रह में एक हाथ में गदा और दूसरे में संजीवनी पर्वत धारण किए उन्होंने दर्शन किए। यह विशेष रथ उड़ीसा और इंदौर के कलाकारों द्वारा तैयार किया गया है। आयोजन में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। हम आपको बता दें, शहर के 700 साल पुराने इस मंदिर में 29 मार्च से 5 दिवसीय आयोजन जारी है। चौथे दिन निकली प्रभात फेरी में आकर्षक झांकियां, बैंड और अखाड़े शामिल हुए थे। यात्रा का विभिन्न मंचों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ये हमारी इच्छा रहती है और महाराज जी के सरकार के नेतृत्व में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में यात्रा निकलती है। अद्भुत यात्रा, लोगों का बड़ा उत्साह है। इस यात्रा का लोग साल भर इंतजार करते हैं और बहुत ही भक्ति और भाव से ये यात्रा। भक्त बड़े ही उत्साहित है। तकरीबन 250-300 मंचों से बाबा का स्वागत होने वाला है और विभिन्न मार्गों से बाबा भ्रमण करते हुए भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, और हम इस प्रभात फेरी के माध्यम से पर्यावरण बचाओ का संदेश देते हुए सब पूरे इंदौर परिवार और हमारे भारत की समृद्धता हो, सब जन सुखी हो, यही कामना करते हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। विक्रम उत्सव 2026 के तहत सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन 3 से 5 अप्रैल तक BLW मैदान वाराणसी में होगा। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, स्वाभिमान और नवजागरण को समर्पित है। आपको बता दें, बुधवार सुबह 11 बजे उज्जैन से 200 सदस्यीय कलाकार एवं तकनीकी दल काशी महाकाल एक्सप्रेस से वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। महानाट्य में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन, पराक्रम, न्यायप्रियता और सांस्कृतिक योगदान को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम में आर्ष भारत, सम्राट विक्रमादित्य और अयोध्या शिव पुराण, 84 महादेव और श्री हनुमान सहित विभिन्न प्रदर्शनियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। 50 कलाकार डमरू वादन प्रस्तुत करेंगे। उद्घाटन में मुख्यमंत्री मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति प्रस्तावित है। साथ ही लोक नृत्य और देशज व्यंजनों का विशेष मेला भी आयोजित होगा। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ का गठन लगभग आज से 20 साल पहले 2005 के आसपास हुआ था। प्रथम जो विक्रम उत्सव हुआ था उज्जैन विकास प्राधिकरण के सौजन्य से, जब से हमारी संस्था विशाला सांस्कृतिक लोकित समिति जुड़ी हुई है और इस विक्रम उत्सव के साथ कंधे से कंधा हमारी संस्था मिला रही है। महाराजा विक्रमादित्य महानाट्य, जिसमें 16 घोड़े, 2 हाथी, 2 ऊंट, 2 बग्गी और एक 60 बाय 90 का एक बड़ा मंच बनता है, जिसमें 200 कलाकार काम करते हैं। ये हमारे शहर के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी की परिकल्पना थी इस नाटक को करने की। उनके साथ हमारी कई बार मीटिंग हुई, उसके बाद इस नाटक को हमने मूर्त रूप दिया है। इस नाटक का प्रथम शो महानंदा नगर स्पोर्ट्स एरिना में उज्जैन में हुआ था। उसके बाद लगातार ये नाटक अनवरत अपने परचम ले रहा है सफलता के। इंदौर में हम लोगों ने नेहरू स्टेडियम में शो किया, उसके बाद हमारा शो ग्वालियर में हुआ, भोपाल में हमने इसका शो किया, उसके बाद इंदौर में मल्हार आश्रम में शो किया, उसके बाद कार्तिक मेला ग्राउंड में उज्जैन में शो किया, जाली स्कूल में शो किया। पिछला शो हमने 2023 में स्टेट के बाहर हैदराबाद में किया था। उसके बाद हमारा शो पुनः दिल्ली में लाल किले पे हुआ है और जो प्रयागराज महाकुंभ लगा था उसमें 8 दिन का शो हमने मध्य प्रदेश का जो मंडपम लगा था उसमें इसका शो करके आए। रिसेंटली नवंबर में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पे हम लोग इसका शो भी लाल परेड ग्राउंड भोपाल में करके आए हैं। और हमारा जो सपना था पिछले 4-5 साल से बात चल रही थी कि इसका शो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देखें। पिछले 1.5 साल से बार बार हमको डेट मिल रही थी, कभी CM साहब की डेट नहीं मैच हो रही थी, कभी PM साहब की। बाबा महाकाल की कृपा से ऐसा संयोग बना है कि इसका शो अब बनारस में 3, 4, 5 अप्रैल को होने जा रहा है। 150 से 250 की टीम लेके मैं बनारस रवाना हो रहा हूँ। मेरे 25 लोग ऑलरेडी एडवांस पार्टी के रूप में बनारस में काम कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ नजर डालते हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण IDA का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 31 मार्च को बोर्ड बैठक में पारित हुआ। बजट में 1020 करोड़ आय और 993 करोड़ खर्च का अनुमान रखा गया है।
रियल स्टेट सेक्टर की मंदी का असर प्राधिकरण पर साफ दिखाई दिया है। साल 2025 और 26 में 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक्री का लक्ष्य था, लेकिन मात्र 384 करोड़ की ही बिक्री हो सकी। वहीं 1000 करोड़ की एफडी से 70 करोड़ ब्याज प्राप्त हुआ। करीब 80 करोड़ लागत से बने स्नेहधाम को अब वर्किंग वुमन हॉस्टल में बदला जाएगा, जिसमें 40% स्थान बुजुर्गों के लिए रहेगा। बजट में सिंहस्थ 2028, MR10, MR12 कन्वेंशन सेंटर, स्टार्टअप पार्क, मल्टी मॉडल हब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर जोर दिया गया है। चंदन नगर फ्लाईओवर को भी मंजूरी मिली है, जबकि स्कीम नंबर 171 का मामला टाल दिया गया है। नमस्कार। आज इंदौर विकास प्राधिकरण की आज बैठक हुई थी संचालक मंडल की, जिसमें मुख्य रूप आज जो हमारा वार्षिक बजट होता है उसको पारित किया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि होती है साल में एक बार, जिसमें कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा इस बजट के बारे में कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमको लगभग 573 करोड़ की प्राप्तियाँ मिली थी और 25-26 के बजट में लगभग 568 करोड़ हमने एक्सपेंडिचर किया था। इस साल का जो हमारा बजट है वो लगभग 1020 करोड़ का है, जो हमारी मुख्य प्राप्तियाँ होगी। साथ ही जो एक्सपेंडिचर का हमने प्रावधान रखा है वो 993 करोड़ 86 लाख रुपए है। इस हिसाब से लगभग हमारा 27.7 करोड़ का अधिक का बजट है, जो हम आपको बताना चाहते हैं। और अगर इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूँगा तो ये देखा गया कि हमारी मूल काम तो हमारा नगर विकास योजनाएं बनाना है। इसके लिए लगभग हमने 360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है हमारे यहाँ, जिसमें सड़क निर्माण और यातायात को लेकर मास्टर प्लान की सड़कें बनाते हैं, मेजर MR रोड बनाते हैं, जहाँ की हम कुछ बात करें तो लगभग इसमें हम 331 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है, जो हमारे बजट का लगभग 34% सड़क निर्माण और यातायात के लिए हमने रखा हुआ है। एक शहर में विद्युतीकरण जो हमारे इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें हमारी सड़कें हैं, फ्लाईओवर हैं, स्कूल्स हैं, अन्य निर्माण है, वहाँ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना है। उसके लिए भी लगभग 204 करोड़ का प्रावधान इस बार हमने रखा हुआ है। आप जैसे कि अवगत है कि काफ़ी फ्लाईओवर शहर में आईडीए द्वारा बनाए जाते हैं और शहर के अत्यंत व्यस्त मार्गों पर यातायात के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है। उसमें TPS 8 में रेलवे ओवरब्रिज, कान नदी पर रिवर ओवरब्रिज, MR10 के ROB को 8 लेन किए जाने का है। और जैसे कि आपको याद है कि लवकुश चौराहा पर प्रदेश का पहला लेवल 2 फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 175 करोड़ रुपए है। और ये सभी काम जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी के सभी काम बहुत महत्वपूर्ण इस हिसाब से है क्योंकि MR 11, 12 और लवकुश चौराहा और ये कान नदी का जितने भी वो है, उस सभी सेहत के लिए बहुत काम आने वाले हैं और अगले 2 साल में उसको पूरा कर लेंगे। लवकुश चौराहा का मुझे लगता है कि जून के आसपास ही पूरा काम हो जाएगा और इसको हम यातायात भी कर लेंगे। साथ ही उसके आसपास का जितना भी एरिया है, चाहे लोकल ट्रैफिक के लिए, उसका भी हमने टेंडर करके सैंक्शन कर दिए है। उसका भी काम बारिश के पहले हम कर देंगे। जैसे कि एक महत्वपूर्ण डिमांड प्रशासन से भी आई थी कि चंदन नगर में धार रोड पे जाने के एक फ्लाईओवर भी बनाने का, उसका भी आज हमने बोर्ड में उसको रखा है। भवन निर्माण के लिए लगभग हमारे पास 56.9 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसमें अलग अलग बहुमंजिला भवन के निर्माण का प्रावधान रखा गया है। स्टार्टअप पार्क के लिए हम PPP पे प्रस्ताव अंकित किए जाने का निर्णय लिया गया है और इसके बारे में जो आवश्यक कार्रवाई जो आईडी द्वारा की गई है। कुछ डिपॉजिट वर्क में हमारे पास काम होते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण काम है संदीपन विद्यालय का। 3 हम ये काम अभी लगभग आने वाले जून जुलाई तक उसे कंप्लीट कर लेंगे। कन्वेंशन सेंटर जो हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, इसको पूरा जमीन और सबको मिला के लगभग 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है और एक्चुअल 550 करोड़ के लगभग इसकी कॉस्ट है।
और 1000 लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है। इसको भी हम पीपीपी मोड पे उसकी पूरी तैयारी की गई है और आने वाले 1-2 दिन में हम इसको टेंडर्स अपलोड करने वाले हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण काम सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। हमारे यहाँ सुपर कॉरिडोर के पास खेल स्टेडियम का प्रावधान पहले से किया गया था। इसके बारे में हमने एक ट्रांसैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति करके आने वाले समय में लगभग 1000 करोड़ का एक पूरा योजना है। इसको भी हम पीपीपी मोड में बनाएंगे फेज वाइज मैनर में, और उसके लिए भी जो आवश्यक प्रक्रिया है उसका कार्य प्रारंभ किया गया है। एक यूनिक काम शहर की गतिविधि यातायात को देखते हुए, जैसे कि आप जानते कि अब इंदौर में ना सिर्फ रोड और फ्लाईओवर बन रहे हैं लेकिन मेट्रो का भी काम हुआ है और स्टेशन भी यहाँ बने हुए हैं। विजयनगर में हमारे पास एक आईएसबीटी हेतु जमीन संरक्षित की गई थी, और चूंकि वहाँ रोड भी है, छोटे रोड भी है, मेन रोड भी है, हमारे एमआर भी है और बहुत व्यस्ततम चौराहा भी है और मेट्रो का स्टेशन भी है, तो एक आवश्यक है कि वहाँ पे एक मल्टी मॉडल हब बनाया जाए। इसलिए भी हमने आज डिसीजन लिया है कि इसको पीपीपी मोड पे ही एक मल्टी मॉडल हब बनाने के लिए हम काम करेंगे, जिसमें वहाँ लोकल बस टर्मिनस के साथ साथ पार्किंग और लोगों को स्मूथ मूवमेंट हो, मेट्रो, रोड, पार्किंग और निजी व्हीकल और बस के साथ ऐसे मल्टी मॉडल बनाने की कोशिश की रहे। और साथ ही क्योंकि एक ऐसा हब है जहाँ पे लोग आकर रुकते हैं और शहर के बीचों बीच है, या अन्य गतिविधियाँ जैसे ऑफिसेस भी होंगे ताकि लोगों को एक जगह पे आके सब सुविधाएं मिल जाएंगी। अन्य भी जगह यहाँ भी विकसित की जाएंगी। ये हमारा एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के साथ साथ पर्यावरण को बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप भी जानते हैं कि महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम से लगातार किया जाता है, और शहर में भी हम लगभग 56.42 हेक्टेयर के ग्रीन पार्क के रूप में विकसित किए जाने का हमने इस बार लक्ष्य रखा है। लगभग 1% से अधिक हमारा बजट इस बार हम कोशिश करेंगे कि पर्यावरण को समर्पित हो। इसमें एक काम हमारे आईडी ने यह भी किया है कि हमारे जितने व्हीकल्स हैं तो लगभग हमने ईवी के रूप में लेके जा रहे हैं, और एक ईवी का सेंटर भी हम आईडी के प्रांगण में स्थापित कर रहे हैं। जनता के लिए भी उसका काम होगा और आईडी के लिए खुद भी होगा। तो ये सिटी पार्क भी इसमें बनाए जा रहे हैं, और जैसे पहले एक संकल्प हमने ये भी किया था कि योजनाओं में जल संरक्षण के लिए हम स्टॉर्म वाटर ड्रेन को भूगर्भ में समाहित करने के लिए भी योजना बना रहे हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के वार्ड 64 साजनगर में शराब की दुकान हटने पर रहवासियों ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। पार्षद मनीष शर्मा के नेतृत्व में इलाके में लोगों ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के बीच एक दूसरे का मुंह मीठा करके खुशी व्यक्त की। पार्षद ने लंबे समय से इस दुकान के विरोध में कलेक्टर शिवम वर्मा और आबकारी विभाग को पत्र लिखा था। 1 अप्रैल को प्रशासन ने अंततः दुकान हटाई, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल बन गया। मनीष शर्मा ने मीडिया को बताया कि अब यह शराब दुकान रहवासी क्षेत्र में नहीं रहेगी और इससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें, इंदौर में अन्य कई स्थानों पर शराब की दुकानों का विरोध भी लगातार जारी रहता है। यह घटना स्थानीय लोगों के लंबे समय के और उनके संघर्ष की जीत मानी जा रही है। क्या आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं पर सारी बहनें कितनी मात्रा में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ हजारों की संख्या में हमारी मातृशक्तियाँ इकट्ठी हुई। बहुत परेशानी थी यहाँ पर। दारू की जो शराब की दुकान थी, लोग बाहर पीते थे शराब खड़े होके, और यहाँ से हमारी जितनी भी छात्राएं और महिलाएं इस क्षेत्र की, चूँकि यहाँ पे 15 कॉलोनी और 15 से 20 बस्तियाँ हैं, सभी निकलती थी तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण बहुत रोष था क्षेत्र में। आज प्रशासन ने हमारी बात मानी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, हमारे शहर के मेयर आदरणीय पुष्पित भार्गव जी, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गोलू शुक्ला जी और हमारे जिलाधीश शिवम वर्मा जी और आबकारी के सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी बात को रखा। क्षेत्र की समस्याओं को समझकर उन्होंने यहाँ से शराब की दुकान हटाई है, और अब बहुत खुशी है यहाँ के क्षेत्र के लोगों में। देखिए, आप आज सबने क्षेत्र के जितने भी हमारे रहवासी हैं, सबने आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा था आतिशबाजी मिठाई बांटने का,
तो आप सभी देखेंगे कि आप लोग महिलाएं हमारी मातृशक्ति उन्होंने डांस भी करा और खुशी जाहिर करी। हम बहुत ज़्यादा लहर है, मैं यहीं रहती हूँ, है ना। हमको इस बात पे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पार्षद मनीष मामा जी, विधायक गोलू शुक्ला जी और हमारे आकाश भैया, विजय वर्गीय जी, इन सब ने मिलके हमारा बहुत अच्छा किया कि यहाँ से जो वाइन शॉप हटा दिया गया है। हमें बहुत परेशानी आती थी, निकलने में परेशानी होती थी, इतनी भीड़ हो जाती थी और कई लोग तो शराब लेके, बाटल लेके हमारे इन कॉलोनियों में आ जाते थे और साइड में बैठ जाते थे। उनको भगाते थे तो नहीं जाते थे, है ना। और सारे मतलब बाटले फोड़ देते थे, बाटले फेंक देते थे। और लड़कियों के इधर से मतलब पूरी लड़कियां निकलती है तो लड़कियां स्टूडेंट जितनी निकलती है उनको छेड़खानी करते थे, है ना। और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आज कितनी खुशी की, आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ, मेरे पार्षद विधायक। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर के मालव कन्या स्कूल में जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने नव प्रवेशित बच्चों का फूलों से भव्य स्वागत किया, जिससे बच्चों में उत्साह का माहौल बन गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक मालिनी गौड़ भी उपस्थित रहे, जिन्होंने भी विद्यार्थियों का स्वागत किया। नए शैक्षणिक सत्र 2026 और 2027 की शुरुआत के अवसर पर बच्चों को पुस्तकें और स्टेशनरी भी वितरित की गई। कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि सभी बच्चे निरंतर स्कूल जाएं और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ें। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में बेटे बेटियों का प्रवेश प्रारंभ हुआ है और शिक्षा हर समस्या का समाधान है। ये प्रयास प्रदेश के शैक्षणिक विकास खंड और बालिका सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, आज 1 अप्रैल का दिन है और आज शाला प्रवेश उत्सव हो रहे हैं सभी स्कूलों में। हमने अभी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी बच्चे स्कूल जाएंगे, सब बच्चे मन लगा पढ़ाई करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग उन्हीं के संकल्प के अनुसार यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सांदीपनि विद्यालय में सभी बच्चे पूरे उत्साह के साथ आज शाला प्रवेश उत्सव में भाग ले रहे हैं। आज अभी सभी लोगों को जो स्टेशनरी है, किट्स है, वो प्रोवाइड की गई है। जो नए सत्र की किताबें हैं वो भी इनको दी जा रही है और सभी बच्चे पूरे उत्साह के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके संकल्प अनुसार हम लोग कार्य करेंगे और सभी बच्चे मन लगा के पढ़ाई करके अपने उज्जवल भविष्य को साकार करेंगे। हमारा प्रदेश, हमारा देश भी एक पवित्र संकल्प हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लिया है। 1 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों में बेटे और बेटियों का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है और ये बेटे और बेटियां मध्य प्रदेश का संकल्प है और राष्ट्र का गौरव है। राष्ट्र का गौरव है और परिवर्तन प्रगति का नियम है। हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान शिक्षा है और मध्य प्रदेश सरकार का ये संकल्प है, बेटे और बेटियां निरंतर स्कूल जाएं। ये हमारी कोशिश है, ये हमारा प्रयास है और ये हमारी सरकार का प्रयत्न भी है। मैं फिर से इस पवित्र काम के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, शिक्षा मंत्री जी को, मैं मध्य प्रदेश सरकार को, इंदौर की तरफ से, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय गौड़ जी की तरफ से, सारे जनप्रतिनिधियों से उनको शुभकामनाएं और आभार मानता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आज बेटी और बेटियों के बीच में उन्होंने आकर एक संकल्प दिलाया। अच्छी शिक्षा ले सके, इसीलिए स्मार्ट क्लास है। आपको इस शासकीय स्कूल में प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं मिलेगी। ये सब आपके अच्छे भविष्य के लिए है। आपको शिक्षा देने वाले शिक्षकों की भी नई सरकार नई पद्धति से पढ़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे आपको अत्याधुनिक शिक्षा मिल सके। हम सब भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। पूर्व में कई प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। सरकारी स्कूल में पढ़कर सभी लोग आगे बढ़े हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि शिक्षा मंत्री रहे पतिदेव लक्ष्मण सिंह जी गौड़, जो शिक्षा मंत्री थे, तब भी 80-90% बच्चे अपने मार्क्स लाते थे सरकारी स्कूल में और क्यों लगी होती थी सरकारी स्कूल में। और आज भी यही स्थिति है
कि अभी प्राचार्य सर बता रहे थे कि 90% बच्चे अपने मार्क्स ला रहे हैं और कलेक्टर साहब और सभी मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित थे। पूर्व में तो यहाँ बसें चली थी, लेकिन मैं फिर से निवेदन करना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए बसें भी चलाई जाए और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में भी है और अति शीघ्र अभी मुझे सिद्धार्थ जी ने बताया 2-3 महीने में इसके टेंडर हो जाएंगे, आप सभी के लिए बसें भी उपलब्ध होगी। तो मैं आप सभी को बहुत बधाई देती हूँ और आज के लिए आप बधाई के साथ उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत इंदौर से खाटू श्याम जाने वाली श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रेलवे विभाग 2 अप्रैल से इंदौर से श्री गंगानगर के बीच नई समर स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रहा है, जिससे खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों को अब सीधी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें, अब तक श्रद्धालुओं को भोपाल या कोटा जाकर ट्रेन बदलनी पड़ती थी, लेकिन इस नई ट्रेन के शुरू होने से उनका सफर आसान हो जाएगा। यह स्पेशल ट्रेन लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से दोपहर 1:55 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:55 पर श्री गंगानगर पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन श्री गंगानगर से दोपहर 12:50 पर चलती है और अगले दिन 1:55 पर इंदौर उतारेगी। यह ट्रेन फतेहाबाद, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, फुलेरा, रींगस, सीकर सहित कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे रास्ते के यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। रेलवे के अनुसार यह समर स्पेशल ट्रेन 2 अप्रैल से 10 जुलाई तक संचालित की जाएगी। साथ ही अगर यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिलता है तो इसे नियमित ट्रेन के रूप में भी चलाया जा सकता है। इंदौर और आसपास के खाटू श्याम भक्तों के लिए ट्रेन एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। इंदौर के डेली कॉलेज में पिछले साल हुए बोर्ड ऑफ मेंबर्स चुनाव के दौरान संस्था की छवि धूमिल करने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मीडिया प्रोडक्शन से जुड़ी अलीशा सैनी ने क्राइम ब्रांच पहुंचकर 2 सदस्य संदीप पारेख और अनुराग जैन पर चुनावी कैंपेन के दौरान फर्जी जानकारी और कंटेंट के माध्यम से संस्था की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। अलीशा ने पुलिस को बताया है कि संबंधित पेज अपलोड डेलियन एसोसिएशन का आधिकारिक अकाउंट है और अनुराग जैन इसके प्रेसिडेंट है। इसी आधार पर उन्होंने वीडियो शूट, वॉइस ओवर और अन्य डिजिटल कंटेंट तैयार किया। बाद में पता चला कि कैंपेन वैध ही नहीं था, निजी लाभ के लिए चलाया गया था। उन्होंने पूरे रॉ डेटा, स्क्रिप्ट्स और रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद जताई है। हम आपको बता दें, कॉलेज से देश के कई राज परिवार और उनके परिजन संस्था के सदस्य हैं और राजनीति में भी उनका वर्चस्व है और इन्हीं के बीच हुए संस्थागत चुनाव में भ्रामक प्रचार के बाद यह मामला सामने आया है। मामला फिलहाल जांच में है और पूरे घटनाक्रम को लेकर शहर में सनसनी फैल गई है। इसमें मिस्टर गजेंद्र सिंह के द्वारा दिल्ली कॉलेज की तरफ से एक कंप्लेंट की गई थी, जिसमें एफआईआर रजिस्टर की है, उसको इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर विधायक कार्रवाई की जा रही है। इसी इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, लोगों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की अगुवाई में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मानव तस्करी के विभिन्न पहलुओं पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों ने इसका विधिवत शुभारंभ किया। सेमिनार की शुरुआत एडिशनल सीएसपी के सिंह के स्वागत उद्बोधन से हुई। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह और रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर पीएम नैयर ने मानव तस्करी की बदलती प्रकृति, तकनीक आधारित पुलिसिंग और अंतर एजेंसी समन्वय पर अपने विचार साझा किए। पैनल चर्चा में मानव तस्करी के पीड़ित पर प्रभाव, रेस्क्यू, पुनर्वास और जमीनी वास्तविकता पर विस्तृत चर्चा करी। इसमें डीआईजी महिला सुरक्षा शाखा डॉक्टर किरण लता करेटा, प्रोफेसर आशा शुक्ला, राजेश मणि सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल रहे। डीसीपी जोन 3 राजेश व्यास, डीसीपी जोन 4 आनंद कलादगी, डीसीपी जोन 1-2 कुमार प्रतीक, एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। सफल संचालन डीसीपी सीमा अलावा ने किया। ये मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से इंडोर पुलिस कमिश्नर इनिशिएटिव लेकर के जो काम चला रहा है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। से हमारे पुलिसकर्मी काम करते हैं, उन काम में कार्य कुशलता लाने के लिए और सेंसिटिविटी लाने के लिए, संवेदनशीलता लाने के लिए और उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेने से क्या होगा, उसका आउटकम अच्छा रहेगा। सर, आपने इतने साल काम करा है, कुछ समझ आया मानव तस्करी की जो चेन चलती है कहाँ से चलती है? कुछ मानव व्यापार पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह है, ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जो नहीं है। अपराध क्राइम नहीं है तो उसका मतलब क्राइम होता नहीं है।
क्राइम रिपोर्टिंग नहीं होता है तो उसकी क्या कारण है उसको पता लाना है। तो हम लोगों को ये मानव व्यापार क्राइम के पास जाना होगा। क्राइम थाने पर नहीं आएंगे, हमको क्राइम के पास जाना होगा। सबसे पहला मुद्दा वही है। नंबर 2, आपके जैसे मीडिया के भी बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, पंचायत को सबको मालूम होना चाहिए मानव व्यापार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 में प्रोहिबिटेड है। मानव व्यापार प्रतिबंधित है। हमारे संविधान के मुताबिक हर इंसान, इंडिया के हर इंसान का दायित्व बनता है कि मानव व्यापार रोके। किसी को नहीं पता है। आप कॉलेज के बच्चों को बताइए, पंचायत को बताइए कि आपका दायित्व बनता है। आप हर आदमी इसमें जुट जाए तो मानव व्यापार रोकने में पुलिस को मदद मिलेगा और मानव व्यापार रोक सकता है। कोई एक गिरोह आपकी इतने साल की नौकरी में कोई समझ आया कि कोई बहुत सारे गिरोह भाई साहब, बहुत सारे गिरोहों को पकड़ा भी गया, चार्जशीट हुआ, कन्विक्ट हुआ। मध्य प्रदेश में एग्जाम्पल अच्छा है, कन्विक्शन भी हुआ, सजा भी हो गया, उनके संपत्ति जब्त हुआ। एक राज्य में 69 करोड़ का संपत्ति जब्त हुआ, 69 करोड़ 59 करोड़ संपत्ति ट्रैफिकर के पास जब्त हुआ है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय, इस पे आज दिन भर का सेमिनार आयोजित किया गया और इसमें हम लोगों ने बाहर से हमारे जो गेस्ट जो इस विषय को समझते हैं, इस विषय पे काफ़ी क्लोजली उन्होंने कार्य किया है ऑल इंडिया लेवल पे, उनको भी आमंत्रित किया है। जो हमारे एक्स IPS ऑफिसर हैं डॉक्टर PM नायर साहब हैं, इसमें हमने एकेडमिक्स फील्ड से भी लोगों को लिया है और जो NGOs जो कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में उनके लोग भी हैं। हमारे सभी ऊर्जा डेस्क जो हम प्रत्येक थानों में चलाते हैं हमारे महिला अधिकारियों पे, उनके जो प्रभारी हैं वो हैं, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स हैं। इस पूरे विषय को समझते हुए और इसमें जो डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं और कहाँ से इस क्राइम की उत्पत्ति होती है और कैसे जो रेगुलर अपराध होते हैं, कई बार जो हमारी बच्चियां गायब हो जाती हैं, फिर हम उनको रिकवर करते हैं, उसमें हम केस रजिस्टर करके फिर उसमें आगे की जो कार्रवाई करते हैं, तो कैसे उसमें इस एंगल को समझना है, किस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग एस्पेक्ट कैसे काम करता है, कौन ये क्रिमिनल्स हैं, ऑर्गेनाइज गैंग्स इसमें कैसे कार्य करते हैं, और ये आजकल नेट पे जो कैसे ये जा रहा है, डार्क नेट वगैरह का भी इसमें यूज़ कैसे हो रहा है, इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सेमिनार आयोजित किया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिन भर के इस सेशन के बाद हमारे ऑफिसर्स जो इसमें बड़ी मेहनत से, बड़े सही तरीके से अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, इस विषय के सारे एस्पेक्ट्स को समझने के बाद और बेहतर तरीके से फील्ड पे अपनी कार्रवाई कर पाएंगे। इस तरह की चर्चा जो हुई सेमिनार में, उसके बाद में दिल्ली भर के इसमें विशेषज्ञों द्वारा की बात की गई है कि आप नहीं, डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि इसमें ये हमारा जो है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसमें इंदौर पुलिस लोकल उसमें भागीदारी कर रही है। इसमें हमारे जो पुलिस मुख्यालय के अधिकारी हैं, महिला सुरक्षा शाखा के, वो भी आए हुए हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने इस फील्ड में लंबे समय काम किया, वो लोग भी आए हुए हैं। एक ये ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव भी देंगे, इसका एक ओवरऑल कैसे इस तरह के अपराधी जो हैं या गैंग्स हैं वो कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि इस पर्टिकुलर केस में इस तरह का अपराध हुआ हो सकता है। और कैसे हमारे जो IOs हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो कैसे इस तरह की चीज़ों को स्टेटमेंट्स में भी रीड कर पाएंगे, बच्चों से या बच्चियों से अलग से बात करके, उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से इन विषयों को समझ पाएंगे, ताकि अगर कोई क्राइम इस तरह का हुआ है तो कहीं वो ओवरलुक ना हो जाए, कहीं हम उसको इग्नोर ना कर दें, क्योंकि हम अपनी कार्रवाई तो करते हैं और उसमें सारी कार्रवाइयाँ करें, पर इस तरह का क्राइम कोई उसमें इग्नोर ना हो जाए। और जैसे इसमें सोर्स बात होती है, एक डेस्टिनेशन होता है, एक ट्रैफिकिंग रूट होता है, तो ये ओवरऑल कैसे इसका स्प्रेड है, इंडिया लेवल पे ये कैसे कार्य करता है, इन सारे विषयों को समझने के लिए ये सेमिनार आयोजित किया गया। और हमारे एक्सपर्ट्स अपनी बातों को शेयर करेंगे और डेफिनेटली हमारे IOs को, हमारे ऑफिसर्स को ये चीज़ हेल्प करेगी पूरे पर्सपेक्टिव को समझ के आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। एक मोदी सवाल बच्चे से डाटा की सीधी बात की जाए तो स्टेट में क्या स्थिति है, खासकर से की बात की जाए राइट नाउ इस वर्ष हमने जो अपराध पंजीबद्ध किए हैं उसमें कहीं भी इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का उसमें कहीं एस्पेक्ट नहीं है। कोई भी इस तरह के क्राइम हमारे यहाँ पंजीबद्ध नहीं हुए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके लिए जो IOs हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको एक पूरा पर्सपेक्टिव होना, अपने भी तैयार होना, समझना विषय को ज़रूरी है। क्योंकि क्राइम है, कहीं ना कहीं कभी हो तो इस विषय को इग्नोर ना हो जाए, समझने की उसमें कमी ना रह जाए, और इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, किन किन की पॉइंटर्स और एस्पेक्ट्स को देखना है, उस विषय में इसमें चर्चा की जाए। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रॉपर्टी से जुड़ी बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बेलमंट पार्क स्थित फ्लैट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर 29 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस के अनुसार राजेश कुशवाहा ने अपने साथियों आशीष पारिक जैन और लव कुशवाहा को साथ मिलकर फर्जी कागजात बनाए और फ्लैट का सौदा किया। आरोपियों ने भुवनेश्वर राव
ब्रह्मदीप परिहार और दत्त पचौरी से अलग अलग खातों में कुल 29 लाख रुपए प्राप्त कर लिए। मामले की जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर राजेश कुशवाहा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात करना स्वीकार किया। आरोपी के खिलाफ अन्य मामले में भी शिकायत दर्ज है। फिलहाल उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है, जबकि उसके दोनों साथी फिलहाल फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। फरियादी भुवनेश्वर राव की तरह रिपोर्ट की थी थाना लसड़िया में कि उसके साथ बेलमंड पार्क में एक फ्लैट बेचने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उसमें जो अनावेदक है राकेश कुशवाहा, उसके द्वारा उसको एक उस फ्लैट के बेलमंड जो फ्लैट है उसके फ्लैट के कूटनीतिक दस्तावेज तैयार किए गए और इसको आवेदक को दिया गया। और उसके बदले में उसको 29 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट पर ट्रांसफर करा लिए। बाद में पता चला कि ये कूटनीतिक फर्जी दस्तावेज है। इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। फरार आरोपी राजेश कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यातायात विभाग के एसपी, डीआईजी, नगर निगम कमिश्नर और आईडीए के सीईओ सहित अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रैफिक सुधार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल लागू की जाएं। पार्किंग समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने पर भी जोर दिया गया। शहर के ब्लॉक स्पॉट को लेकर चिंता जताते हुए उनके सुधार के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चौराहों पर लेफ्ट टर्न को सुगम बनाने के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा गया है। स्पष्ट किया है कि सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में जिले के नेशनल हाईवे पर स्थिति की भी चर्चा बनी हुई है। जो हमारे जो प्राथमिकता इशू है कि जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स के पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग कम कर सकें, एक्सीडेंट्स होने कम हो। तो कुछ पॉइंट्स पे हमारे 5 पॉइंट से कम भी हुए हैं, लेकिन हालांकि नए पॉइंट भी जुड़े हैं। हमारी टीम निरंतर उस पर काम कर रही है, इंजीनियरिंग टीम, और देख रही है कि वहाँ पर जो भी व्यवस्था ऐसी है कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें हो जाए। और कुछ काम हुए भी हैं, हो भी गए हैं। अभी इसको निरीक्षण करने के लिए आज जैसे सभी रोड एजेंसी ने बताया कि उनके द्वारा ये सारे कार्य कर लिए गए, उसकी समीक्षा की जाएगी। और हमेशा ध्येय यही है कि एक्सीडेंट्स ना हो और हमारे एक्सीडेंट्स के कारण होने वाली जो मृत्यु है उसको रोका जा सके। इसीलिए इन ब्लैक स्पॉट पे हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक को और बेहतर रेगुलेट करने के लिए जो जंक्शन इंप्रूवमेंट और जो लेफ्ट टर्न फ्री करने की कार्रवाई वो हो रही है। हमारे शहर में पार्किंग स्पेस कैसे बेहतर क्रिएट हो सके, इसके लिए जो निगम के या चिन्हित पार्किंग स्थल है उनको मतलब तैयार किया जा रहा है। कहीं पर कोई रैंप की दिक्कत है तो उनको ठीक किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट ट्रैफिक पुलिस द्वारा अच्छे से किया जा रहा है, जिससे ये सभी वाहन जो पार्किंग के लिए चिन्हित स्थान है उनका उपयोग करें। साथ ही साथ नई पार्किंग स्पेसेस क्रिएट करने की दृष्टि से भी जो बेसमेंट पार्किंग अभियान है नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी ऐसे बिल्डिंग है जिनका नक्शा अनुमोदन बेसमेंट में पार्किंग के रूप में हुआ था, यदि उसका कोई अन्यत्र उपयोग हो रहा होगा तो उनको चेतावनी देकर उसको पार्किंग के उपयोग में लाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो दंडात्मक कार्रवाई, सीलिंग या जो अन्य कठोर कार्रवाई वो की जाएगी। नहीं, देखिए, इस पे जो ट्रैफिक पुलिस है वो निरंतर कार्रवाई कर रही है, चालान भी काट रहे हैं वो लोग, और जो इस पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो की जा रही है। आज की इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर। तब तक के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।